India is the fifth largest economy. आज इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म ऑफ जीडीपी। आज इकोनॉमी को अगर हम देखें तो काफी ग्रोइंग है, जीडीपी हो या नेशनल इनकम हो। लेकिन क्या हमें हमेशा ही ऐसी इकोनॉमी मिली थी? क्या हम इतने ही डेवलप्ड रहे हैं हमेशा से? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आप कहोगे कितना पीछे? इधर पीछे तो नहीं ना? नहीं, इधर पीछे नहीं जा रहे हैं। हम चलते हैं अंग्रेजों के टाइम पे। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अंग्रेजों के टाइम पे क्या हालत थी इंडियन इकोनॉमी की? हम एक तरफ तो बड़ी खुशी मना रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, वही एक चीज और हम देख रहे थे, वो थी हमारी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, जो कि काफी बैकवर्ड थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज इसी को हम समझेंगे इस वीडियो में कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। हर एक सेक्टर को हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक तो आप समझ ही गए हैं, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आप तब से बोले जा रहे हो कि इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली बैकवर्ड थी, ये था, किस बेस पर? क्योंकि इकोनॉमी हमेशा डेटा पे बेस्ड रहती है। बिल्कुल सही कहा। तो कुछ उस टाइम पे एस्टिमेट्स निकाले गए, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने एस्टिमेट किया नेशनल इनकम पर। हमारी जो नेशनल इनकम थी उनके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 370 करोड़ थी और पर कैपिटा इनकम 20 रुपीज पर पर्सन, जो कि काफ़ी लो थी। इसी के अलावा और भी इकोनॉमिस्ट थे लाइक विलियम डिग्बी, फिनले श्रीयास, इन्होंने भी नेशनल इनकम का एस्टिमेट्स किया। एक एस्टिमेट्स किया VKRV राव ने, जिनके एस्टिमेट को सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्टिमेट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक पैरामीटर को लेके नेशनल इनकम को फाइंड आउट किया। और सभी एस्टिमेट्स में हमने देखा कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो काफ़ी लो है। इट वॉज अराउंड नेशनल इनकम 2%, और अगर हम अपनी पर कैपिटा इनकम देखें तो 0.5% थी। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इकोनॉमी के बैकवर्डनेस को। बट हर एक सेक्टर को स्टडी करना तो जरूरी है ना। इंडियन इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कहा जाता है? मिक्स तो कहा जाता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी कौन से सेक्टर पे बेस्ड है? हमारी इकोनॉमी बेस्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखते हैं वन बाय वन एग्रीकल्चर सेक्टर्स की क्या हालत थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? लो प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर आउटपुट, कि पर हेक्टेयर लैंड पे कितना आउटपुट हो रहा था, जो कि बहुत ही कम था। अगर मैं आपको डेटा के बेस पे बताऊं तो वीट का पर हेक्टेयर पे सिर्फ 660 पर क्विंटल हमें वीट का प्रोडक्शन मिल रहा था, जो कि अगर आज से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही लो है। और लो प्रोडक्टिविटी क्या शो करती है? लो प्रोडक्शन को शो करती है और बताती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक बैकवर्ड सेक्टर था। वी वर कंप्लीटली डिपेंड ऑन रेनफॉल। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रेनफॉल पे डिपेंड था। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज। और क्योंकि हम रेनफॉल पे डिपेंड थे तो हमारे फार्मर काफ़ी टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहते थे, क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि रेनफॉल पे हम डिपेंड थे। तीसरा एक प्रॉब्लम था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आपको पता है ब्रिटिशर्स और फार्मर के बीच में बहुत सारे मिडल मैन थे। ब्रिटिशर्स तो हाई रेट ऑफ रेंट चार्ज करते ही थे, लेकिन उन्होंने बीच में मिडल मैन्स अपॉइंट कर रखे थे, और वो मिडल मैन भी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए हाई रेंट चार्ज करते थे, जिसके कारण फार्मर का ज़्यादा प्रोडक्शन सिर्फ रेंट को पे करने में चला जाता था। रेंट तो ले लो बट कुछ फैसिलिटीज़ भी दे दो, फैसिलिटीज़ भी कुछ नहीं थी। तो जिसके कारण बेचारा जो किसान था वो सिर्फ रेंट पे करने में ही रह जाता था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं पाता था। ब्रिटिशर्स ने हमें एक अच्छी चीज़ सिखाई। वो अच्छी चीज़ क्या थी?
उन्होंने हमें सिखाया कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप, लेकिन उन्होंने जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप किया वो था फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन। उन्होंने कहा आप इंडिगो प्लांटेशन करो, इंडिगो का प्रोडक्शन करो। उससे क्या नुकसान हुआ? उससे हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि हमारा जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो बहुत ही कम हो गई, और जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन और लो हो गया। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, जिनसे हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीटली बैकवर्ड था। जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, वहीं एक दूसरा सेक्टर आता है जिसको इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी देख लें। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंप्लीटली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स आए थे या ब्रिटिश रूल से पहले हमारा एक प्रोडक्ट था हैंडीक्राफ्ट, जो कि वर्ल्ड फेमस था। वर्ल्ड में उसकी डिमांड थी और हम इसमें काफ़ी फेमस थे। और आपको पता है जब ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो उनका एक मोटिव ये भी था कि हमारे यहाँ मार्केट इस्टेब्लिश करना। मार्केट इस्टेब्लिश किया करने से तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और वर्ल्ड में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो रही है, वो था हैंडीक्राफ्ट। तो उन्होंने सबसे पहले इस हैंडीक्राफ्ट को टारगेट किया, इस हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन किया। कैसे किया? चलिए इसके कुछ रीजंस को देखते हैं। क्या रीजंस थे हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइन होने का? पहला रीजन था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ क्या होता है? जब भी हम किस पे टैक्स लगाते हैं, कोई भी गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे जब हम टैक्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं टैरिफ। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया? जब भी हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन में तो फ्री ट्रेड होता था, यानी कि कोई टैक्स नहीं। और ब्रिटेन से जब हमारे यहाँ प्रोडक्ट आता था तो वो भी क्या होता था? टैक्स फ्री होता था। लेकिन वहीं जब हमारा हैंडीक्राफ्ट दूसरी कंट्रीज में जाता था क्या होने के लिए? एक्सपोर्ट होता था, तो उस पर हाई टैक्स लगाया जाता था, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा कॉस्टली होता गया और उसकी डिमांड कम होती गई। तो इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ने हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कौन ज़्यादा करते थे? आप कहेंगे नवाब, किंग, राजा महाराजा, ये लोग इसकी डिमांड करते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने सबसे पहले तो इन्हीं को टारगेट किया ना, और इनके सारे सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जब ये लोग ही नहीं रहे तो डिमांड भी नहीं रही। तो एक रीज़न ये भी था कि डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट की वजह से भी हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड डिक्लाइन हो गई, और हैंडीक्राफ्ट की डिमांड डिक्लाइन होने की वजह से उसका मार्केट और कम हो गया। थर्ड रीज़न जो था वो था कंपटीशन विद फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। हैंडीक्राफ्ट को compete करना था मशीन मेड गुड के साथ। मशीन मेड गुड क्वालिटी में और प्राइस में हैंडीक्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी कम थी, क्योंकि मशीन गुड्स को बनने में भी कम टाइम लगता था और उसमें कॉस्ट भी कम आती थी। वहीं हैंडीक्राफ्ट को बनने में भी ज़्यादा टाइम लगता था और कॉस्टली भी था, क्योंकि उसको हाथ से बनाया जाता था। तो जब इंडियन क्राफ्ट्समैन ने कंपटीशन किया मशीन मेड गुड्स के साथ, तो उन्हें शट डाउन करना पड़ा अपने काम को, क्योंकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में टिक नहीं पाया। आपको पता है जब भी हम किसी भी कंट्री में जाते हैं या कोई भी कंट्री के पर्सन आते हैं तो एक साथ में क्या लेके आते हैं? कल्चर लेके आते हैं। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो वो भी अपने कल्चर को साथ में लेके आए, अपने पहनावे को, इन सब चीज़ों को साथ में लेके आए। इसके कारण क्या हुआ? एक इंडिया में एक नया ग्रुप स्टार्ट हुआ, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड को क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी कि डिमांड का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया ब्रिटिशर्स के आने से, और इसी की वजह से हैंडीक्राफ्ट की डिमांड और डिक्लाइन होती चली गई। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया। तो क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए इंडस्ट्रीज में कोई डेवलपमेंट नहीं किया? कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जैसे कि 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका डेवलपमेंट हुआ। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ इंडस्ट्रीज लाइक हम ये कह सकते हैं शुगर,
इस टेक्सटाइल इन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। बट हम ये कहेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंप्लीटली बैकवर्ड था, इनसिग्निफिकेंट था, उसका हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेक्टर की तरफ। तीसरा सेक्टर है फॉरेन ट्रेड। आप जब यह देखेंगे ब्रिटिश रूल के पहले फॉरेन ट्रेड में इंडिया बहुत ही काफ़ी आगे था। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की इंडिया एक्सपोर्ट करता था, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो। इंडिया का एक प्रोडक्ट मलमल जो कि वर्ल्ड फेमस था, जिसको काफ़ी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था। ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स के पहले थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो हम किस चीज़ का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने लगे? हम एक्सपोर्ट करने लग गए रॉ मटेरियल का, और हम इंपोर्ट करने लग गए फिनिश्ड गुड का। यानी कि ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते और वहीं से प्रोडक्ट बना के, यानी कि उसी का फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के इंडिया में आके उसको बेचते। दूसरी ओर हमारा 50% ट्रेड किसके साथ हो रहा था? ब्रिटेन के साथ हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं किसकी मोनोपोली थी ट्रेड में? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की मोनोपोली थी, क्योंकि हम ज़्यादातर ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही कर रहे थे। बट एक अच्छी चीज़ है, हमारा ट्रेड सरप्लस में था। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, ट्रेड सरप्लस में था तो हमें कुछ वेल्थ मिल रही थी, बट वो वेल्थ हमारे लिए खर्च नहीं हो रही थी, वो ब्रिटिशर्स अपने ऊपर ही खर्च कर रहे थे। उससे इंडिया के ऊपर, इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया गया, सारा खर्च ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर किया। फॉरेन ट्रेड में एक फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ये भी मिला, ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल इन 1869। स्वेज कनाल की ओपनिंग से ब्रिटिश का जो ट्रेड था वो और तेजी गति से बढ़ गया। तो ये कुछ फीचर्स थे फॉरेन ट्रेड के अंडर द ब्रिटिश रूल। चलिए बढ़ते हैं एक और सेक्टर की तरफ, वो है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल किसको शो करता है? कंट्री के पॉपुलेशन को, बर्थ रेट, डेथ रेट। चला देखते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट कितना था। दोनों के दोनों हाई थे, बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। अगर बर्थ रेट देखें तो 48 पर 1000 था, डेथ रेट देखें तो 40 पर 1000 था। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही ख़राब थी, या मेडिकल फैसिलिटीज़ थी ही नहीं। दूसरी ओर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि डेथ ऑफ ए इन्फेंट बिफोर कंप्लीटिंग टू हिज फर्स्ट ईयर। जब कोई इन्फेंट अपना पहला साल पूरा किए बिना ही मर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि अगर हम 1950s में देखें तो 218 पर 1000 था। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर काफ़ी खराब था। तो जरा सोशल सेक्टर की तरफ देख लेते हैं, यानी कि हमारे लिटरेसी रेट को देख लेते हैं। लिटरेसी रेट 16% था, यानी कि लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। यानी कि हमारी कंट्री में सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जो सिर्फ पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। वहीं फीमेल्स का देखोगे तो और वर्स था, इट वॉज ओनली 7%। यानी कि हम कह सकते हैं सोसाइटी में जेंडर बाइस भी बहुत ज़्यादा था, जेंडर इनइक्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, हमारा इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1881 में, ऑफिशियल सेंसस। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सेंसस कब हुआ? 1881 में। और 1921 के ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके बाद हमारी पॉपुलेशन हमेशा से बढ़ी है। उससे पहले हमारी पॉपुलेशन कम हो रही थी, लेकिन उसके बाद हमेशा से हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। ये था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अभी और भी सेक्टर्स हैं, लाइक ऑक्यूपेशन सेक्टर, हमारा दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी। उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।